हाँ जी। गुड इवनिंग सभी को, सभी का स्वागत है लेसन पर। कैसे हैं आप लोग? देखिए आपकी क्लास शुरू हो गई है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है लेसन पर। क्लास आपकी शुरू हो गई है और मैथ के सवालों को हम देख रहे थे। उन्हीं सवालों की जो श्रृंखला है उसको हम शुरुआत कर रहे हैं। लास्ट क्लास टेक्निकल इशू था, नेटवर्क के इशू से वो क्लास रुक गई। आप 12वें नंबर पे सवाल पे थे हम, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जो 12th नंबर का क्वेश्चन था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर कि भाई संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो मैंने आपको बताया, जब भी आपको संख्या दी गई होगी तो एक अंक के बाद, मतलब लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद दशमलव अगर लगा रहे हैं हम, तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे हम देख पा रहे हैं द सम ऑफ द, एक नंबर आपको ये दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁶, और दूसरा नंबर आपको दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻⁷। इन दोनों का सम करना है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमको ये पता है कि भाई यहां पर 10⁻⁶ है, यहां पर 10⁻7 है। इसका मतलब यहां पे कॉमन तो है, 10⁻6 तो दोनों में कॉमन है। तो अगर हम 10⁻6 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1.5 प्लस यहां पे क्या बचेगा 3.4 इंटू 10। तो भाई दशमलव हटाएंगे तो 10 कट जाएगा, तो यहां क्या आएगा 34। इसका मतलब जब हमने इसको जोड़ दिया तो ये आ गया 35.5 इंटू 10⁻6। बट आपसे सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है इफ द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करना है तो इस पॉइंट को हमें इधर शिफ्ट करना होगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर अपन पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड की ओर, तो पर डिजिट, प्रत्येक अंक के हिसाब से आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। एक अंक का 10 का मल्टीप्लाई करते चलिए प्रत्येक अंक के हिसाब से। अगर हम पॉइंट को इस तरफ मूव करते हैं राइट साइड, तो हमें प्रत्येक अंक के हिसाब से 10 का डिवाइड करना होता है। तो अगर मैं इधर मूव कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3.55 इंटू 10⁻7। बताइए कोई दिक्कत है? अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसमें उन्होंने बताया है? p इंटू 10⁻n। ये हमारा आखिरी सवाल था, क्लास यहीं रुक गई थी, वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। p इंटू 10⁻n। अब आप देखिए p की वैल्यू कितनी हो गई 3.55, और n की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। हमें सवाल में क्या फाइंड करना है? सवाल में फाइंड करना है 2p प्लस n का मान क्या होगा। तो 2 इंटू 3.55 प्लस n मतलब 7। बताइए क्या होगा सवाल का उत्तर? बोलिए। ठीक है, सेकंड का क्लास है, फर्स्ट का, दोनों के सवाल है इसमें। वो कॉमन सवालों को हम देख रहे हैं जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आते हैं। हम उन कॉमन क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आते हैं। यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 का वो मत लगे, अरे देख के चलिए कि पेपर 1 में क्या। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत बताइएगा। आगे बढ़ जाए, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के सवाल को देखते हैं। देखिए ये रहा आपका अगले तरीके का सवाल। पहले सवाल को पढ़ लीजिए आराम से। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा सवाल पेपर 2 में भी पूछा गया। पेपर 2 में पूछा गया 2021-22 के पेपर में, और वहीं पेपर 1 में ये पूछ लिया गया अभी जो आपका लास्ट पेपर हुआ है 2022-23 में। पेपर 2 में भी आया और पेपर 1 में भी आया। तो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर जब ऑनलाइन आपका सीटेट हुआ तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं। अब इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए आपको वेरिएबल नजर आ रहे हैं ए बी सी। तो भाई ए बी सी स्टैंड फॉर डिफरेंट डिजिट। मतलब ए बी सी क्या है? विभिन्न अंकों को व्यक्त कर रहा है। किस प्रकार कर रहा है?
बी इज नॉट अ प्राइम नंबर, बी एक अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से कर रहा है कि बी एक अभाज्य संख्या नहीं है। यदि ए बी इंटू 5 इज इक्वल टू सी ए बी है तो ए प्लस सी क्या होगा, ये है आपके। अब आप इसको समझिए, यहां पर कोई एक अंक होगा, एक वेरिएबल की जगह एक अंक होगा, तो यहां ए बी इंटू 5 इज इक्वल टू सी ए बी। अब आप बताइए, जब आप इसका गुणा कर रहे हैं तो 5 के साथ ऐसे कौन से अंक का गुणा करें जिससे वही अंक आ जाए। तो आप बोलोगे सर 0 एक ऐसा अंक है जिसका किसी के साथ भी गुणा करो वो 0 ही रहता है। और 5 के साथ कोई और अंक है, आप बोलोगे सर 5 के साथ अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो भी हमारा इकाई का अंक, क्योंकि b यहां भी है और b यहां भी है, तो 5 आएगा। लेकिन सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है b इज नॉट अ प्राइम नंबर, और हमको पता है 5 एक प्राइम नंबर है, तो b की जगह हम क्या मानेंगे 0। b को हमने माना 0, तो b की जगह 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो गया 0। अब a है, यहां पर कोई अंक होगा, 5 का उसमें गुणा किया तो वही अंक आ गया। तो अभी आपने देखा भाई 5 का 5 में करते हैं तो 5 ही आता है। तो आप बोलोगे सर a को मैंने माना 5, 5 का मैंने 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15, मतलब a हो गया 5, c हो गया 1, सॉरी 25। 5 का 5 में इंटू किया तो कितना आ गया 5 25। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 5 है और c की वैल्यू कितनी है 2 है। तो a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2, दोनों का सम करना है a प्लस c, 5 प्लस 2। सवाल का उत्तर आ गया 7। सवाल का आंसर क्या है 7, ए ऑप्शन आपका सही है। अब ये सवाल कितने सिंपल से हैं, ये आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछे गए हैं, अगर आप पिछले 2 साल के पेपरों को उठाकर देखेंगे तो। ओके भाई, चलिए ये लीजिए अगला सवाल। इस सवाल को देखिए, इफ ए एंड बी आर अ डिजिट, ए और बी क्या है अंक है, यदि ए और बी अंक है और आपको ये दे रखा है ए 3 प्लस 8 बी इज इक्वल टू 1 5 0, ये आपको दे रखा है, तो बताइए a माइनस बी की वैल्यू क्या हो। आप खुद कोशिश करिए, आप खुद दिमाग लगाइए क्या लॉजिक होगा यहां पे। अब देखो 7 में ऐसा कौन सा अंक जोड़ दूं, मुझे पता है मेरे पास मैथ में केवल 10 अंक होते हैं, इसके अलावा और कोई अंक तो आ नहीं सकता, ये बात तो सच है। केवल यही 10 अंक हैं गणित के अंदर, इन 10 अंकों में से कोई एक अंक इसकी वैल्यू होगी। अगर हम यहां पे 7 रख दें तो 3 और 7 10 होता है, उसका 0 हासिल आ जाएगी 1। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? इसका मतलब b को मैंने क्या रख लिया 7, b हो गया हमारा 7। तो अब देखो a की जगह ऐसा क्या रख दें कि इसको जब जोड़े तो यहां पे कितना आ जाए 15 आ जाए। तो आप बोलोगे सर a की जगह रखेंगे 6, क्योंकि एक हासिल आ गई, 6 और 1 7, और 7 और 8 का जोड़ दिया तो कितना आ गया 15। तो b की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 6 है, वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस बी, 6 माइनस 7, आंसर आ गया -1। -1 मतलब d